यूपीएससी प्रिपरेशन इकलौती ऐसी प्रिपरेशन है, मुझे लगता है इकलौता ऐसा एग्जाम है पूरे कंट्री में जहां आपका पास्ट एक्सपीरियंस मैटर ही नहीं करता। दिन भर में 6 से 8 घंटे एवरेज पढ़ाई, नॉट मोर देन दैट। मैंने कभी भी 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है। आईएएस आईपीएस तो बनना है, इसीलिए आए हैं, और राजेंद्र नगर इसीलिए आए हैं, जाना सबको लवासना है। तो इसका ये मतलब है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, सिलेबस तो कंप्लीट कभी किसी का होता ही नहीं है। ऐसा हुआ है जैसे कि 2021 में मेरे को डेंगू हो गया था मेंस के टाइम पे, मेंस से थोड़ा पहले, और मैं अराउंड बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चला गया। अगर आईएएस की पावर मोटिवेट करती है तो पावर, अगर आईएएस की लाइफ मोटिवेट करती है तो लाइफ, अगर लवासना की स्टोरीज मोटिवेट करती है तो उस समय अपने आप को 3 से 4 दिन आप फुली उस चीज को घर से ही मैंने, मेजर जो तैयारी हुई है मेरी घर से ही हुई है। तो यूपीएससी के 2 प्रीलिम्स दिए हैं, दोनों में मेरे 105 प्लस मार्क्स रहे हैं जहां तक मुझे लगा है। तो उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि मैंने जो टेस्ट सीरीज है बहुत रिलीजियसली फॉलो करी है। मैंने शुरुआत में यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए थे, 20 में मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, यूपीएससी के इंटरव्यू तक मैं गया था, 6 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी का रुक गया था। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, ठीक है, अबव एवरेज था, मैं मान सकता हूँ। जो आपने एक बात बोली थी कि कैसे नए बच्चों को कैसे करना चाहिए, तो उसमें मैं 2 बातें बहुत मतलब मुझे याद आती हैं। एक तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग देख रहे हो लगातार, अभी हम यूपीपीएससी 2022 टॉपर्स के इंटरव्यूज कर रहे हैं। कुछ वीडियोस हमने अभी ऑलरेडी पब्लिक करे, उस पर आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। कपिल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिनंदन जी हैं, इनका भी यूपीपीएससी 2022 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कपिल जी सब रजिस्ट्रार की पोस्ट पर फाइनल चयनित हुए हैं, और अभिनंदन जी की बात करें तो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट इनको मिली है। इनकी अभी बहुत कम उम्र है, 23.5 साल की उम्र में इन्होंने मुकाम हासिल किया है। तो इनके बारे में बहुत सी चीजें हम जानेंगे, किस तरीके की इनकी तैयारी रही, क्या क्या स्ट्रगल्स इन्होंने फेस करे, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या इनका रूटीन रहता था, और बहुत सी बातें होती हैं जो तैयारी के दौरान एक एस्पिरेंट फेस करता है, मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि लगातार 10 घंटे 8 घंटे सेटिंग देनी पड़ती है। कैसे इन्होंने ऑप्शनल के लिए तैयार किया, प्री के लिए कैसे तैयार करते थे, आंसर राइटिंग कैसे करते थे, तमाम बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अचीवमेंट्स के लिए। मैंने आपके बारे में इतना कुछ तो बता ही दिया है, तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में, आपका शॉर्ट इंट्रो कैसे क्या। मेरा नाम अभिनेंद्र सिंह है और मैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी अर्ली स्कूलिंग फर्रुखाबाद से ही की हुई है। उसके बाद 2015 में मैंने 12th किया सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद। उसके बाद मेरा MNIT इलाहाबाद से मैंने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, और 2019 में मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने 2021 में पहला अटेम्प्ट दिया अपना यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, दोनों में मेरा कहते मेंस नहीं निकला। उसके बाद मैंने 2022 का यूपीएससी का भी मेंस दिया है और यूपीपीसीएस का भी मेंस दिया है संयोग से, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा इस बार कहते 32nd रैंक पे डिप्टी कलेक्टर पे चयन हुआ है। मेरा नाम कपिल तिवारी है, जैसे सर आपने बता ही दिया है। मैं संत रविदास नगर भदोही से आता हूँ। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा वहीं से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से किया है। उसके बाद मैंने एक कंपनी में नौकरी भी किया है, गोल्डन पीकॉक ओवरसीज लिमिटेड में, for 1.5 साल एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। देन मुझे सिविल सर्विसेज करना था। सिविल सर्विसेज करने के पीछे थोड़ा सा योगदान मेरे घर वालों का है, थोड़ा सा योगदान मेरे कॉलेज का है। मैं कॉलेज में स्टूडेंट हेड था और हम लोग थोड़ा गरीब बच्चों को मेंटरिंग भी करते थे। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि सिविल सर्विसेज मुझे एक वाइड स्पेक्ट्रम दे सकता है, एक वाइड लोगों तक पहुँचने के लिए। और मेरे बड़े भाई श्री अभिषेक तिवारी जी पहले से डिप्टी SP के पद पे चयनित हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था। फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू की। मैंने 19 में पहला अटेम्प्ट दिया था। मैंने शुरुआत में यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए थे। 20 में मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, यूपीएससी के इंटरव्यू तक मैं गया था। 6 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी का रुक गया था। फिर उसके बाद स्ट्रगल जारी थी। बीच में मैंने एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के असिस्टेंट डायरेक्टर का भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन मुश्किल से 2-3 नंबरों से रुक गया था। और फाइनली मेरा सिलेक्शन यूपीपीसीएस 2022 के फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया है। मेरा चयन सब रजिस्ट्रार के पद पे हुआ है। अभी मैं आप लोगों के बचपन के बारे में अगर जानना चाहूँ, क्योंकि जैसा होता है ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं तो क्लास टीचर पहले से बोलने लगते हैं कि आप तो IAS IPS बनोगे। पेरेंट्स भी और अपने जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कि तो IAS IPS बनेगा क्योंकि इसके किसी के 96% आए ऐसे हैं, तो सपोर्ट शुरू से रहता है, एक नींव जो होती है शुरू से रख दी जाती है। तो आप लोगों का बचपन कैसा रहा, शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई, कहाँ पर आप रहे, किस तरीके की आपकी परवरिश रही? जैसा मैंने बताया कि मैंने कक्षा 5 तक मैंने अपने
सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैंने अपनी पढ़ाई करी है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, ठीक है, अबव एवरेज था, मैं मान सकता हूँ। और 12th में मेरे 95.2% थे विद मैथ्स एंड बायो बोथ, तो ठीक था, इट वाज ओके, बट मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं था। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो गया जेई मेंस में ठीक ठाक। उस टाइम पे मतलब एक्चुअली परसेंटेज का बहुत रोल रहता था, तो फिर मुझे MNIT में सिविल इंजीनियरिंग मिल गया। तो एक नॉर्मल एक अबव एवरेज स्टूडेंट का एक बचपन रहा है मेरा। सर मेरी भी स्टार्टिंग स्कूलिंग की गांव से ही हुई थी। गांव के स्कूल में हम जाते थे। बाद में सर वहाँ पे टाउन एरिया में सेंट थॉमस स्कूल था, वहाँ से मेरी इनिशियल स्कूलिंग हुई है। और इनिशियल स्कूलिंग के बाद अब हर इंसान जेई और AIEEE के पेपर्स देते हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने यूपी का जो स्टेट टेक्निकल एजुकेशन का जो एंट्रेंस होता है उसके थ्रू मैंने ABS इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। अभी अगर आपकी तैयारी की बात करी जाए, ये शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपको पता चला है, फिर कैसे शुरुआत हुई आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, या फिर IAS IPS का ये सपना जो आपने बुना और उसके लिए आप तैयारी शुरू करी आपने, तो कहाँ से शुरुआत हुई? सर शुरुआत से ही मेरा रुझान तो सिविल सर्विसेज की तरफ था ही। और मेरे घर में ही एक श्री सुरेश चंद्र जी हैं जो कि ऑलरेडी IAS हैं, तो उन्होंने मतलब एक हमारे प्रेरणा स्रोत वो रहे हैं। उसके बाद मेरी दीदी SDM है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ऑलरेडी 2016 बैच की, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया है। तो मुझे पूरे परिवार ने मतलब उनका इच्छा था कि ठीक है, आप अगर थोड़े अबव एवरेज हैं तो फिर आप कहते सिविल सर्विसेज में जाएं, आप समाज की सेवा करें। और वहीं से उन्होंने धीमे धीमे करते करते मेरा भी मतलब उन्होंने इंटरेस्ट इसी तरफ ला दिया, और मैं इसीलिए सिविल सर्विस सेवा के लिए मैं आया हूँ। और अभी डिप्टी कलेक्टर हुआ हूँ और मैं आगे भी तैयारी करता रहूँगा। सर जैसे मैंने पहले एक बार भी जस्ट बताया था कि कॉलेज के दौरान इंटरेस्ट जनरेट हुआ था। फिर मैंने अपने भाई साहब को देखा कि कैसे उन्होंने भी यूपीएससी के इंटरव्यूज दिए थे। अनफॉर्चुनेट उनका फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हुआ था, लेकिन UPPCS में डिप्टी SP के पद पे हैं वो। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत थे। और फिर जब मैंने जॉब कर रहा था उस समय भी मुझे ये समझ में आया कि ये जॉब से शायद मैं वहां तक नहीं कर पाऊंगा, एक वाइड वैरायटी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जो एक मन में एक थीस थी, एक वो था कि हम गांव से आते हैं, तो हमने देखा था कि गांव की बेसिक समस्याएं, बेसिक चीजें कैसी होती हैं। हम सारे वहीं से पले बड़े हैं, और तो हमें समझ में आया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम सिविल सर्विसेज का रास्ता हमने चुना है। और जैसा कि आपने बताया आप गांव से आए, तो ये शुरुआती जो गाइडेंस होता है एक बच्चे को, एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं है, क्योंकि आप ओल्ड राजेंद्र नगर में आके अपनी तैयारी करी, आप लाखों छात्र आ रहे हैं, है ना, तो उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रही है, ऐसे भी छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, आप गांव से आए, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि नहीं मैं जाके वहाँ पे तैयारी कर सकता हूँ? और यहाँ पे शुरुआती जो गाइडेंस, शुरुआती मेंटरशिप आपको कहाँ से मिली, कैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ी? सर गांव से होना, सर कॉन्फिडेंस की भी बात होती है। कई बार हम जब वहां से आते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें बहुत कुछ करना है। हो सकता है हम शहर में रहते तो एक हमें रहता है कि हम एक लेवल तक हैं, लेकिन अगर गांव से आ रहे हैं तो हमें बहुत लंबे रेस तक जाना है। इसलिए सर वो हमें दो चीज़ देती है। एक तो हमें डिसिप्लिन रहने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा बेस कहाँ है, हमारा रूट कहाँ है। और दूसरा सर हिम्मत होती है कुछ नया करने की। तो अगर हम डिसिप्लिन है, कुछ नया करने की हिम्मत है, सर दोनों के साथ हम चल सकते हैं। जब मैं प्रिपरेशन करना से शुरू किया तो सर मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये मैंने शुरू में ही सोच लिया था। मैं शुभ्रा मैम के यहाँ गया था PSIR के लिए क्लासेस करने, और वहाँ से मैंने क्लासेस अपनी शुरू की। मैम के यहाँ ऑप्शनल पढ़ता था, साथ साथ GS भी मैंने मैम के यहाँ किया था। मैम के यहाँ ही सर मैं बहुत लकी था कि मेरा संतोष सर से इंटरेक्शन हुआ, और मैम के हाथ मैंने ऑप्शनल पढ़ा। उसके बाद तो ज़्यादा मैम से इंटरेक्शन में नहीं रह पाया मैं, लेकिन संतोष सर से मैं थ्रू आउट इंटरेक्शन में रहा। और चाहे वो मेरा UPSC का मेंस हो, चाहे वो मेरी बीच की जर्नी हो, जब मैं कई बार बहुत ऐसा लगा कि अब जर्नी छोड़ के चला जाना चाहिए, हमेशा संतोष सर का बहुत ही एक अच्छा हेल्प रहा है मेरे में। और लकली बहुत लकी हूँ कि हम UPPCS ने भी सिलेबस लगभग UPSC के लाइन पे ही कर दिया। तो जो संतोष सर की क्लासेस थी, या जो संतोष सर की हेल्प मुझे उस समय से मिल रही थी, और आगे भी मुझे UPPCS में भी उसने ही बहुत हेल्प की आगे ले जाने में। और सर आपका ऑप्शनल क्या रहा और कैसे आपकी तैयारी रही ऑप्शनल? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी रहा है, और शुरुआत में 2019 में मैंने एक कोचिंग ली थी, पर वो इतना फ्रूटफुल नहीं था, और कहते मुझे लगा था शायद मुझे समझ में नहीं आया। तो उसके बाद मैंने खुद अपने आप तैयारी शुरू करी। उसके बाद 2020 में मैंने करणदीप सर जो लेवल अप IAS में पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे कहते डैम्प लिया था, डेली आंसर राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। और शायद मुझे लगता है वहाँ से मेरी प्रिपरेशन एक स्ट्रीमलाइन हुई है एंथ्रोपोलॉजी में। मैंने सर से मतलब मैं रोज सर क्वेश्चंस देते थे और मैं उनका आंसर लिख के भेजता था, सर उसे करेक्ट करके भेजते थे।
और हम लोग डिस्कस करते थे रोज फोन पे, लाइक 90% ऑफ टाइम हम लोग फोन पे डिस्कस करते थे कि सर इसका और कैसे आंसर अच्छा लिख सकते हैं। और उन्होंने कुछ मतलब मेरे को हेल्प भी करी थी कि इनके रिसोर्सेज, जैसे बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं एंथ्रो में जो स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं मिलते हैं, तो सर ने बोला था कि इनके रिसोर्सेज के लिए मतलब उन्होंने अपने नोट्स भेजे थे, कभी कोई लिंक भेज दिया, तो ऐसे वो करते थे, तो वहां से उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। फिर बाद में मुझे लगने लगा कि शायद मेरी एंथ्रोपोलॉजी की प्रिपरेशन पूरी नहीं है, तो मैंने सर का लेवल अप IAS में फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन किया है। उसके बाद कहते मतलब जो मेरी प्रिपरेशन थी एंथ्रोपोलॉजी की वो कंप्लीट हो गई मुझे लगता है, और स्ट्रीमलाइन हो गई थी, तो उसी वजह से शायद मेरा एक बहुत बड़ा रोल रहा है एंथ्रोपोलॉजी का यूपीपीसीएस में सिलेक्शन के लिए। अभी अगर जैसे ऑप्शनल की बात चली रही है तो ऑप्शनल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एस्पिरेंट्स के अंदर। जैसे कि एक एस्पिरेंट्स वेब सीरीज थी, उसमें ऑप्शनल के ऊपर एक पूरा एपिसोड बना दिया था उन्होंने, लास्ट में जाके उसमें चेंज भी किया ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के क्या ऐसे पैरामीटर्स देने चाहिए अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है, कि क्या ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि उनको नजर में रखते हुए ऑप्शनल का चयन करना चाहिए? तो आप दोनों से जानूंगा कैसे आपने ऑप्शनल को चूज किया, कैसे प्रेफर देंगे? पहले मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया 2019 में, तो उसमें जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा। उसके अलावा मैंने ऐसे बताया कि मेरी दीदी ऑलरेडी SDM है, तो उनके भी काफी फ्रेंड्स थे जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन से यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा। और फिर मैंने जैसे बताया कि 12th में मेरा बायोलॉजी भी था, जो कि कहते हैं एक बेस तैयार करता है एंथ्रोपोलॉजी में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए। तो इन सब फैक्टर्स को रख के मैंने कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चुना। और उसके अलावा ऐसा सिविल इंजीनियरिंग जो ऑप्शनल था मेरा, कहते हैं इंजीनियरिंग में जो बैकग्राउंड था वो ना तो मेरा इतना स्ट्रांग था, और उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत समय चाहिए होता। तो मैंने फिर वहां पे डिसीजन लिया कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल, जो कि एक लिमिटेड टाइम में एक बहुत अच्छे तरीके से मतलब मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है सर, कैसे राइट ऑप्शनल का चयन किया जाए? सर राइट ऑप्शनल के चयन के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक तो सर पास्ट ईयर क्वेश्चन और सिलेबस। अगर हम सिलेबस पढ़ के उससे थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब हम मुश्किल से 1 या 2% लोग ऐसे होते होंगे इस प्रिपरेशन में जो वो ऑप्शनल लेते होंगे जो पहले से जानते हैं। बहुत सारे लोग नया ऑप्शनल लेते हैं, तो उसके पीछे सिंपल सा मेरा तरीका यह है कि सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए। सिलेबस के अगर टॉपिक हम कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप से, तो हमें ऑप्शनल लेना चाहिए। जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो मैं न्यूज़पेपर्स कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मुझे धीरे धीरे IR की जो में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। जब मैं ऑप्शनल देखा तो मुझे लगा कि यार ये कुछ ऐसा है जो कि मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने लिया। बाकी ऑप्शन मैंने पढ़े तो मुझे लगे कि इसमें मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, मेरे लिए बिल्कुल ही नया है, तो इसलिए मैंने PSIR लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें कनेक्ट फील होता था। तो और मेरा एक इसके साथ एक एडिशनल लाइन भी है, ऑप्शनल लेना इंसान को वही चाहिए जिसके साथ उसको थोड़ी सी कनेक्ट वाली फीलिंग आए, क्योंकि बहुत लकी है वो लोग जिसका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो जाता है, बहुत लोगों का होता है। बट कई बार लोग जब अनफॉर्चुनेट होते हैं, जब अटेम्प्ट्स बढ़ने लगते हैं और जब आपको वही ऑप्शनल लंबे समय तक पढ़ना होता है, तो वो ऑप्शनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, GS की पढ़ाई में आपको लगता है नहीं पढ़ना है, बोर हो जाते हो, कुछ है, लेकिन अगर ऑप्शनल आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑप्शनल हमेशा अपने मन से लेना चाहिए, मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि वही आपको स्ट्रेंथ देता है दोबारा से उठकर खड़े होने के लिए एक निगेटिव रिजल्ट के बाद। अगर अभी आपके रूटीन के बारे में बात करी जाए, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं कि अगर यूपीएससी की तैयारी में आप जा रहे हो, एक तो ये कि 5 वर्षीय योजना है और आपको 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, फ्रेंड्स फैमिली सबसे दूर रह के एक रूम में बंद होना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते भी है कि टॉपर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि मैं 5 घंटे पढ़ता था, ऐसा नहीं कि 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों के रूटीन कैसे रहते थे? अगर जैसे सुबह आप खड़े हुए मॉर्निंग में, शाम पूरा रात तक जब आप सोने जा रहे हो बैठ, तो कैसा पूरा दिन रहता था जब आप सीरियस तैयारी कर रहे थे? एक्चुअली मैं लेट नाइट वाला लेट नाइट गाय, तो मेरा सीन क्या रहता है कि सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक उठता हूँ मैं। उसके बाद नॉर्मल जो भी है 11, 12 बजे तक लाइब्रेरी चला जाता हूँ। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखा हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद वही 2:30, 3 बजे लंच रहता है। उसके बाद शाम के 5 बजे एक काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ रहता है, मतलब नॉट ब्रेकफास्ट, इट्स लाइक एन स्नैक्स टाइम, ठीक है। तो उतना पढ़ता था और शाम के 8, साढ़े 8 बजे मैं रूम पे जाता था। उसके बाद मेरा मन किया तो डिनर के बाद 2-3 घंटे कोई वीडियो लगा के, जैसे कि राज्यसभा टीवी में मेरा बहुत लाइक पर्सनल इंटरेस्ट भी है। पहले RS TV पे आता था तो RS TV पे देखता था, और इस टाइम पे तो मतलब वो मर्ज कर दिया है, तो उसकी कोई वीडियो आती है तो मैं देख लेता हूँ। तो इतना मेरा रहता, तो मतलब मेरा दिन भर में 6 से 8 घंटे एवरेज पढ़ाई, नॉट मोर देन दैट। मैंने कभी भी 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है। उसके अलावा कोई भी सोशल लाइक जो भी गैदरिंग वगैरह है, मैं सब में जाता था। लाइक मुझे ऐसा कोई वो नहीं, मैंने कोई कट ऑफ कर लिया और सारे फ्रेंड से मिलता था।
हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली लाइक जैसे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं अभी, सब नोएडा, कोई गुड़गांव है ना, तो उनके साथ हमेशा मैं सैटरडे संडे को हमेशा जाता था उनके साथ, कभी कोई पार्टी कर ली, कभी लाइक काइंड ऑफ हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ऐसा मतलब मेरा रूटीन बहुत नॉर्मल था और मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बहुत स्ट्रेस लिया प्रिपरेशन को लेके एंड आई एम लकी एनफ दैट आई हैव क्लियर्ड दैट। सर आपकी कैसे रही? सर स्ट्रेटजी को मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से दो भाग में मतलब मैंने तोड़ सकता हूँ इसको। एक एग्जाम से 2 महीने पहले का समय और एक थ्रू आउट द ईयर का समय। तो थ्रू आउट द ईयर तो हाँ मतलब वही 7-8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई हो पाती थी, क्योंकि उससे ज़्यादा आदमी फिजिबल नहीं है। एग्जाम के 1 महीने पहले से जरूर मतलब कोई आवर्स की काउंटिंग नहीं होती थी, मतलब वो तो कोई काउंटिंग नहीं है उस चीज़ की। सिलेबस जब खत्म होगा तो आपको सोना है, उठना है, ये करना है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, इन्हीं की बात में थोड़ा सा एड ऑन करना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की पूरी है, ये जितना ज़्यादा किताब से पढ़ना है उतना ज़्यादा इमोशनल भी है। इमोशनल कहने का मेरा सेंस ये है कि हमें आंसर्स चाहे लिखने हो, चाहे प्रीलिम्स का ही पेपर सॉल्व करना हो, मेंस में आंसर्स लिखने, चाहे इवन इंटरव्यू हो, इस तीनों स्टेज में ना बहुत एनालिटिकल माइंडसेट की जरूरत होती है। एनालिटिकल माइंडसेट तभी इंसान के पास आ पाएगा जब वो बहुत फ्री माइंड से करेगा। जैसे हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि यूपीएससी या पीसीएस के पेपर में हम जब पेपर देने जाते हैं तो हम मुश्किल से 40% क्वेश्चन का आंसर जानते रहते हैं, बट 40% से सिलेक्शन तो होगा नहीं, मतलब 70% क्वेश्चन कम से कम आपको सही करने पड़ेंगे प्रीलिम्स में, तो आपका सिलेक्शन होगा। वो तब कर पाता है इंसान 40 से 70 जब उसका माइंड बहुत फ्री होता है, और जब इंसान फ्री माइंड से पढ़ता है तो वहाँ पे टिक भी लगा पाता है, वहाँ पे कुछ कर भी पाता है। इवन मेंस की कहानी है, मेंस और इंटरव्यू तो पूरा का पूरा जितना फ्री माइंड से रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यूपीएससी प्रिपरेशन को हमें एंजॉय, तो ठीक है एंजॉय कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि आप लोगों की पढ़ाई को आप एंजॉय करो, करना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप बहुत फ्री माइंड से पढ़ना चाहिए हमें। जितना हम फ्री माइंड चीजों को सोच पाएंगे उतना मेरे लिए इजी हो जाएगा करना। तो आवर्स उसी पे डिसाइड हो जाते हैं। जैसे इन्होंने फ्री माइंड के लिए रात भर टीवी देख लिया, हम लगातार 8 घंटे बैठे रहे, लेकिन अगर माइंड फ्री नहीं है तो नहीं कर सकते। हो सकता है 4 घंटे के बाद हमें बोर्डम लगे तो हम कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लें, उसी टॉपिक से रिलेटेड देख लें, जिससे इंटरेस्ट हमेशा बना रहे हमारा टॉपिक के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी सपना है IAS IPS बनने का, और DSP SDM जैसे कि आपने अपना सपना पूरा किया। तो उन लोगों का एक कंफ्यूजन ऐसा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, इसकी तैयारी कैसे करी जाए? मतलब इसका कोई सीक्वेंस होता है कि प्री को पहले आप निपटा लो या फिर ऑप्शनल को निपटा लो, फिर आप देन मेंस GS की तैयारी करो? कैसे इसकी क्या सीक्वेंस क्या होता है, राइट सीक्वेंस, या फिर सब कंबाइंडली तैयारी की जाती है? आप लोग कैसे करते थे? मैंने तो शुरुआत से सब कंबाइंड तैयारी की है, और उसके अलावा जैसे ऐसा था कि हाँ प्रीलिम्स से जस्ट 3 महीने पहले यूपीएससी का प्रीलिम्स, और यूपीएससी का 2021 में और 2022 में यूपीएससी और पीसीएस के प्रीलिम्स के बीच में 7 दिन का गैप था। तो 3 महीने पहले मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करता था, और क्या कहते हैं उसके अलावा क्या कहते हैं जो कॉमन तैयारी चलती है मेंस और क्या कहते हैं प्रीलिम्स की, वो साथ साथ चलती थी। हाँ थोड़ा सा यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे कि मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है ज्ञान प्रकाश मिश्रा सर का, तो मैंने वहां से बहुत हेल्प ली। वहां से लाइक मैंने उनका पेड ग्रुप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, तो उसमें से मतलब कुछ चीजें थी जो मेरे को यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में बहुत मदद करती थी। और बात की यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो संतोष सर जो हमारे लेवल अप IAS में कहते टीचर हैं करंट अफेयर के, तो मैंने उनका 2021 से लेके 2023 तक प्री कम मेंस बैच कहते मैंने उनका स्टूडेंट रहा हूँ। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए मैं उनका प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो कोर्स चलता है मैंने वो पूरा फॉलो किया था, और रिलीजियसली फॉलो किया था, और उसी से सारा मतलब सब कुछ मैक्सिमम मतलब वो कवर कर देते हैं। तो इतना प्रीलिम्स की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी जो कि 3 महीने पहले से चलती थी। उसके अलावा सब नॉर्मल था, मतलब लाइक सब जो मेंस और प्रीलिम्स की साथ तैयारी करते हैं वैसे ही मैंने करी है। आपका कैसे रहा सर? और आपके किताबें कौन सी आपने खोली, क्या क्या रिसोर्सेस आपके रहे, अगर शॉर्ट में बता पाओ आप सब्जेक्ट वाइज? सर किताबें तो लगभग सबको ही पता है, उसमें बहुत नहीं ड्वेल करना चाहिए। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बहुत हद तक मेरी सिमिलर थी। संतोष सर लेवल अप IAS में सर पढ़ाते हैं, सर के ही प्रीलिम्स को मैंने मतलब मैं तो रिलीजियसली उन्हीं को फॉलो करता हूँ। यूपीएससी के प्रीलिम्स में मुझे बहुत हेल्प मिली है, मेरा लगभग जो प्रीलिम्स क्लियर जितने बार भी हुआ है इन्हीं की हेल्प से हुआ है। और पीसीएस के प्रीलिम्स में थोड़ा सा एडिशनल करना पड़ता है, जैसे इन्होंने ज्ञान प्रकाश मिश्रा सर को फॉलो किया, मैंने घटना की आई दृष्टि आती है मैंने उसको पढ़ी थी। और जो आपने एक बात बोली थी कि कैसे नए बच्चों को कैसे करना चाहिए, तो उसमें मैं 2 बातें बहुत मतलब मुझे याद आती हैं। एक तो भैया हमेशा कहते हैं कि पढ़ो वही जो रिवाइज कर पाओ। तो इस यूपीएससी प्रिपरेशन में मेरा एक मूल मंत्र हमेशा रहा है कि अगर मुझे आज की डेट में कोई लाके 2024 यूपीएससी का पेपर दे देगा, कहेगा कि आज देख लो, आज के बाद नहीं दिखाऊंगा, तो शायद मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा 24 तक। और जो चीज भूल गया वो नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब प्रिपरेशन में वही पढ़ें जो रिवाइज कर पाए, क्योंकि उतने से काम हो जाता है। और इसलिए मैं
केवल और केवल सर के ही नोट्स को, संतोष सर के नोट्स को मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया और वो याद कर लेता था, तो उससे काम हो जाता था, मतलब उससे बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। तो प्री की भी और चाहे मैं मेंस की भी बात करूं, तो मेंस में भी इनका पेपर 2 और पेपर 3 तो सर पूरा कराते थे बहुत अच्छे तरीके से। इवन इस बार तो सर ने पेपर 1 के साथ भी निखिल सर अटैच होकर कराए थे। तो उन सबको जो वो पढ़ाते थे क्लास में, उन्हीं को मल्टीपल रिवीजन मेरा कहना ज्यादा आसान है। मतलब मेरा कंसर्न ये है कि हम मल्टीपल सोर्स के अलावा मल्टीपल रिवीजन पढ़े। बहुत लोग कहते हैं, हर इंसान यही कहता है, लेकिन हम फिर भी डेविएट हो जाते हैं। हमें ये समझना है कि 100 में से 85 सवाल के लिए जिस दिन प्रिपेयर हो जाएंगे, उस दिन 15 अपने आप सही हो जाएंगे, या नहीं भी सही होंगे तो हमारे लिए फैक्टर नहीं क्रिएट करेंगे। फैक्टर तब क्रिएट हो जाता है जब हम 15 के पीछे भागते हैं, 85 के पीछे हम छोड़ देते हैं। ओके, आपने रिवीजन वाली बात कही, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो आप लोगों का रिवीजन साइकिल कैसे होता था? जैसे बहुत सारे बच्चे डिसाइड करके रखते कि मैं 1 महीने में 15 दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 15 दिन फिर दूसरा सब्जेक्ट बाद में उठाऊंगा। कैसे आप वो आपने पूरा डिवाइड करके रखा था, और नोट्स कैसे आप बनाते थे, पूरा रिवीजन का कैसे पूरा रहता था प्रोसेस? सर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, तो प्रीलिम्स के साइकिल को मैं 3 पार्ट में तोड़ देता हूं। मतलब मेरा मानना है कि मिनिमम 3 रिवीजन तो चाहिए प्रीलिम्स के सिलेबस को। तो जैसे प्रीलिम्स 28 मई को है, तो मेरा ये कंसर्न रहेगा कि 18 से 20 मई तक मेरा पूरा सिलेबस एक बार, मतलब 20 मई से लेकर 28 मई तक मुझे एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। फिर 20 मई से 20 दिन पहले, मतलब 1 मई से लेकर 20 मई तक मुझे एक बार रिवाइज करना है, और उसके पहले एक बार पूरा रिवाइज करना है। मतलब मैं पीछे साइकिल को तोड़ता था। मतलब मेरा अभी भी कंसर्न ये है कि मुझे 30 अप्रैल तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर 1 मई से लेकर 20 मई तक एक रिवीजन, और फिर 21 मई से लेकर 27 मई तक एक रिवीजन। तो ये एक मेरा रिवीजन का तरीका है। सर आप कैसे करते हैं? सर 3 रिवीजन तो मिनिमम है, मस्ट है सर, वो तो मैं करता ही हूँ। उसके अलावा ऐसा मेरा कोई नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मैं ऐसा करता था कि 5 सब्जेक्ट जो मेन है वो उठा के उनको मैं कंटिन्यूअसली, जैसे कि जितने दिन में भी हो जाए, मैं करता था। जैसे कि हिस्ट्री है, मान लीजिए आज मैंने करा, वो 2.5 दिन पढ़ूंगा। उसके बाद आखिरी के जो 2.5 दिन में जो तीसरा दिन का जो बचा हुआ है, उसमें मैं एक पेपर लगा लूंगा, किसी भी टेस्ट सीरीज, कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठा लूंगा, और वो मैं अटेम्प्ट करके मैं रख दूंगा साइड में। उसके बाद फिर अलग सब्जेक्ट में यही चीज फॉलो करूंगा, और ये 5 सब्जेक्ट जब तक हो नहीं जाते हैं तब तक करूंगा, और फिर शुरुआत में हिस्ट्री पे आ जाऊंगा। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब लाइक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल है कि मैं उतने नए, लेकिन हाँ 3 रिवीजन इज मस्ट। एंड उसके अलावा जो मेजर मेरा फोकस रहता था टेस्ट सीरीज पे रहता था, कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन को कैसे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट किया जाए और उसमें ज्यादा मार्क्स एक्सट्रैक्ट किए जाए। तो मतलब इसी मेरा क्या है कि मैंने यूपीएससी के 2 प्रीलिम्स दिए हैं, दोनों में मेरे 105 प्लस मार्क्स रहे हैं जहां तक मुझे लगा है। तो उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि मैंने जो टेस्ट सीरीज है बहुत रिलीजियसली फॉलो करी है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत इजी फैचिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ना होता है। उनको टच करने का मतलब है यू आर प्लेइंग विद योरसेल्फ, वो तो टच ही नहीं करने होते हैं। तो जब वो चीज का डिफरेंशिएशन समझ में आ जाता है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रीलिम्स इज अ केक वॉक। तो वही चीज मैंने कहते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनाई है। अभी आप उल राजेंद्र नगर में रहे, यहाँ पर लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं। यहाँ पर जब शुरुआत में आते हैं बच्चे, तो पहले वो किताबें खरीदते हैं, फिर वो अपना मैप लेते हैं, मोटिवेशनल चार्ट्स लेते हैं। तो आप लोग अगर रूम की बात करी जाए, क्योंकि ज्यादातर समय आपने वहीं पे बिताया होगा, है ना, तो वो रूम कैसा आपका था? मोटिवेशन चार्ट्स आपने कौन से लगा के रखते, कौन से कोट्स आपके दीवार पे थे, अगर आप बता पाओ। मैं तो कोरोना में घर चला गया था, उससे पहले आया तो यहाँ पे एक फ्लैट में रह रहा था, उसके बाद कोरोना में घर चला गया, फिर घर से ही मैंने, मेजर जो तैयारी हुई है मेरी घर से ही हुई है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली था नहीं। 2 मैप लगे हुए थे, एक उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मैप था, एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप था। उसके अलावा सामने एटलस के कहते जो छोटे छोटे मैप होते हैं, वो मैंने कहते स्पेसिफिक जो बहुत फ्रीक्वेंट अकरिंग टॉपिक्स होते हैं, मैंने उनके लगा रखे थे। कोई मोटिवेशन चार्ट नहीं? ऐसा कोई मोटिवेशन चार्ट नहीं। मेरे डैड वाज लाइक कि वो बहुत बड़े मोटिवेशन फैक्टर है मेरे लिए, तो ऐसा मुझे कोई मोटिवेशन चार्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ी। सर आपका कैसे पूरा रूम था, कैसे था? सर मोटिवेशन चार्ट इस रूम पे भी नहीं है, हाँ मैप्स है हमारे रूम पे। मैप्स हम रेगुलरली फॉलो भी करते हैं, कुछ हम पढ़ते समय ज्योग्राफी के, मतलब फिजिकल पॉलिटिकल वर्ल्ड के, फिजिकल पॉलिटिकल इंडिया का भी मैप है। मोटिवेशन चार्ट तो मेरे रूम में भी नहीं है कुछ भी ऐसा। ओके, अगर इसको और आगे बढ़ाया जाए इस क्वेश्चन को, तो बहुत सारे जो बच्चे तैयारी की सोचते हैं, तभी उनका डिस्कशन चालू हो जाता है कि आईपीएस लेना चाहिए या फिर आईएएस लेना चाहिए। अभी उन्हें शुरू भी नहीं करी तैयारी, लेकिन डिस्कशन चल रहा है कि आईपीएस बेस्ट है, आईएएस बेस्ट है। आप लोग जब पढ़ाई करके 10 घंटे 8 घंटे जब बेड पे आप सोने जा रहे हो, तो आपके माइंड में कभी ऐसा आता था कि जब आईएएस आईपीएस बनेंगे तो गाड़ी होगी, बंगला होगा, ऐसे कुछ चीजें, ऐसी क्या थॉट प्रोसेस रहता था सोने से पहले? फिर आप भी यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स वायरल होते हैं, आईएएस आईपीएस की शादी हो रही है, ग्रैंड एंट्री हो रही है, ऐसा कुछ देखते थे आप? सर अगर मेरी मतलब ऐसा कुछ बहुत एम नहीं था इन चीज़ों का।
अब हाँ, IAS IPS तो बनना है, इसीलिए आए हैं, और राजेंद्र नगर इसीलिए आए हैं, जाना सबको लवासना है। लेकिन मेरा कंसर्न ये होता था मतलब कि अगर सिलेबस आपने एक वेल डिफाइंड तरीके से पूरा किया तो एक प्लीजेंट सा महसूस होता था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। हाँ, कई बार हम जब डिमोटिवेट होते थे तो जरूर, हाँ कई बार अब कुछ चीजें जो लबासना की स्टोरीज वगैरह एक दो बार देख लेते हैं, जैसे थोड़ा सा मोटिवेशन आता था, जब आपको ये फील होता है कि सब खत्म हो गया। जैसे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। 2020 के अटेम्प्ट में जिस अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, उस अटेम्प्ट में मैंने 19 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दिया था मैंने, और दिसंबर 15 को प्रीलिम्स था यूपी पीसीएस का 2019 में, और मेरा स्कोर 72 या 75 मार्क्स आ रहा था, और मैं एकदम ये हो गया कि अब नहीं होगा, मतलब ऑल डन, अब चलो घर चलते हैं, कुछ और प्रिपरेशन करते हैं, नहीं होगा। लेकिन उस समय का ट्रिगर पॉइंट ये था कि मेरे भैया उस समय आए और मुझे बोले कि यार पढ़ो, मतलब क्यों नहीं होगा। और उनके साथ में एक दो दिन था तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार पढ़ सकते हैं, और उनके साथ जब मैं पढ़ा तो उन्होंने बताया कि फंडामेंटल फ्लॉज क्या है। तो मेरा कंसर्न ये है कि जब आप कभी भी एकदम लो फील करो, जब किसी भी ऐसे मोमेंट पे आपको लगे कि अब चलना है यहाँ से, मतलब नहीं हो रहा है, तब आपको जरूर, जैसे चाहिए आप जो भी आपको मोटिवेट करता है, अगर आईएएस की पावर मोटिवेट करती है तो पावर, अगर आईएएस की लाइफ मोटिवेट करती है तो लाइफ, अगर लबासना की स्टोरीज मोटिवेट करती है तो उस समय अपने आप को 3 से 4 दिन आप फुली उस चीज को दो, तो कम से कम आप वापस ट्रैक पे आ पाओ। वो 4-5 दिन मैंने दिया तो मैं समझ पाया नहीं, यूपीएससी ही मैं कर सकता हूँ, और कोई एग्जाम शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए करना। तो लाइफ का जब आप बहुत टफ पीरियड में हो तब जरूर इन चीजों से मिलो, और टीचर्स तो आपको ऑब्वियसली हेल्प करते हैं और मोटिवेट करते हैं थ्रू आउट दी जर्नी में, और उनका जो उनकी एक उम्मीद होती है आपसे कि नहीं आप कर ले जाओगे। जैसे सर के पास हम कभी भी बैठते हैं, सर आज भी कहते हैं नहीं आप कर ले जाओगे। जैसे आज भी मैं अभी 10 मिनट पहले सर के पास बैठा था, सर का ये कहना था कि नहीं यूपीएससी हो जाएगा, यूपीएससी लगना है, ये तो एक आपके लिए स्टेपिंग स्टोन है। मैं कहा हाँ सर। तो ये एक उम्मीद जो होती है ना, ये आपको बहुत एक मोटिवेशन देती है इस चीज के लिए। सर तैयारी के दौरान आप किससे बात करते हैं जब आप लो फील कर रहे हो? मेरा सर एक ऑलरेडी फ्रेंड है, एक जो एसडीएम है झारखंड में, सौरभ, तो वो मेरा सेकंड ईयर से रूममेट रहा है बीटेक से। तो ही इज द वन लाइक काइंड ऑफ कि अगर मैं कभी भी दिक्कत होगा, लाइक काइंड ऑफ कभी भी मैं बहुत लो फील करूंगा तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। उसके अलावा मेरे ऐसा हुआ है जैसे कि 2021 में मेरे को डेंगू हो गया था मेंस के टाइम पे, मेंस से थोड़ा पहले, और मैं अराउंड बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चला गया था। तो उसके बाद मेरा डिमोटिवेशन इसलिए हो गया बिकॉज पेपर खराब हुआ, सब कुछ खराब हुआ, और कहते उसके अलावा यूपी पीसीएस का मेंस भी लगा हुआ था मार्च में 2021 में, तो वो भी कहते उसकी तैयारी नहीं चल रही थी। तो उस टाइम पे सौरभ, लाइक जो मैंने बताया, मेरा फ्रेंड हो गया। उसके अलावा और बहुत से फ्रेंड थे, तो वो हम लोग, मैं उनसे बात कर लेता था। मेरे मॉम, मेरे डैड एंड मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, लाइक वो उन्होंने मतलब कभी भी मेरे को ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें करना ही है। मेरे डैड स्टिल मतलब लाइक रिजल्ट आने से 2 दिन पहले बोलते थे होगा तो होगा, नहीं होगा तो घर आ जा। तो मतलब एक सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर यही था मेरे लिए कि मेरे डैड ने कभी नहीं बोला कि तुम्हें करना ही है इस बार, और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें एसडीएम ही बनना है, डीएम बनना है। ही इज लाइक कि तुम बस टेंशन फ्री रहो, और बस होगा तो होगा, नहीं होगा तो घर आ जा। आईएएस आईपीएस बनने के लिए, फिर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक एस्पिरेंट के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? जैसे कि अब यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स के हमने इंटरव्यूज करे, बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि आईएएस आईपीएस के जो एटीट्यूड होता है वो सारा पहले से ही आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 12th से लेके आते हैं, ग्रेजुएशन के टाइम से लेके आते हैं, वो एटीट्यूड होता है ऑफिसर वाला। ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या क्या क्वालिटीज है, नंबर ऑफ क्वालिटीज आप गिना पाओ कि वो तो आपके अंदर अगर आप तैयारी करने आप आ रहे हो? मुझे लगता है कि डेडिकेशन, विल पावर। अगर डेडिकेशन है आपके पास कि मुझे करना ही है, और विल पावर है कि लाइक काइंड ऑफ कुछ भी आ जाए, कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, अगर आप उसको ओवरकम कर ले जा रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक ही एम है कि हमें बनना ही है, तो आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज एंड विच आई थिंक एवरेज अमाउंट में मेरे अंदर भी है, इसीलिए मैं कर पाया हूँ। सर आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट्स को अपने अंदर क्या क्या हो गया देखने सर बस जो इन्होंने बोला है उसी को, मतलब एक जिद होनी चाहिए कि करना है, और दूसरा मैं शुरू से ही बोल रहा कि पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। जैसे पॉजिटिव माइंडसेट का एग्जांपल ये है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप प्रॉब्लम के बजाय हम ये सोचें कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। अगर मेरे दिमाग में ये चीज है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारा चीज हम लिखने में जाते हैं, या फिर हम अगर इंटरव्यू भी देते हैं, प्री क्वालिफाई करने के बाद अगर हम मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो दोनों ही केसेस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका पॉजिटिव माइंडसेट चेक करते हैं। तो वो तो चाहिए ही चाहिए, और वो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। जब आप बहुत डाउन होते हो तब हेल्प करता है। तो एक जिद की करनी है, मतलब आपको एक जिद होनी चाहिए कि नहीं आज सिलेबस पूरा करना है। मतलब जिद इस बात की नहीं कि आईएएस आईपीएस बनना है, वो तो बनना ही है। अगर हम डेली भी उस चीज को रूटीन में लाएं कि जैसे कि अब पेपर आ रहा है तो मुझे देना है, उसके पहले कैसे कैसे टाइम को डिवाइड करना है, तो एक जिद और एक पॉजिटिव माइंडसेट तो बहुत जरूरी है। फ्री और पॉजिटिव माइंडसेट, फ्री होना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि इनके पेरेंट्स ने हेल्प किया, एकदम फ्री छोड़ दिया, तो ये करने पे रिजल्ट अपने आप बढ़ जाएगा।
अगर हम ये सोचना शुरू करें डेली मॉर्निंग में कि हमें ये बनना है तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम फ्री रहेंगे तो बन जाएंगे। मेरे भी पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने इस चीज को हमेशा अप्रिशिएट किया। मतलब शी इज अ टीचर बट शी ऑलवेज अप्रिशिएट कि नहीं, आप जो है फ्री रहो, आप नहीं करोगे देन ऑल्सो आप कुछ अच्छा कर लोगे। इफ यू आर हियर तो आप कुछ अच्छा कर लोगे, क्योंकि आप इतना डाइवर्स तरीके की चीजें पढ़ते हो तो कर लोगे। बट फ्री होना बहुत जरूरी है, फ्री माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट आप लोग दे चुके हैं, तो आपने क्या फील किया, मतलब मिस्टेक्स की अगर बात करी जाए कि ऐसी ऐसी जो मिस्टेक्स आपने पॉइंट आउट करी हो, तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स वो क्या रही हैं कि अगर वो गलतियां कोई एस्पिरेंट्स करता है तो वो सक्सेस नहीं पा सकता, उन गलतियों को मतलब गलतियों से दूर रहना चाहिए, क्या नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऐसी आपको लगती है? पहले अटेम्प्ट में मुझे लगा था कि मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम थी। मैं मैक्सिमम सोच रहा था कि कैसे कोर्स कंप्लीट हो जाए, कैसे सिलेबस है जो वो पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट हो जाए, लेकिन ना तो वो सिलेबस कंप्लीट हुआ और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई, तो मेरा कोई भी मेंस नहीं निकला। पहली चीज तो ये थी। इस बार मैंने सिलेबस तो कंप्लीट करने पे ध्यान रखा ही, जो कि कंप्लीट इस बार भी नहीं हुआ, पर मैंने साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। तो इसका ये मतलब है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, सिलेबस तो कंप्लीट कभी किसी का होता ही नहीं है। उसके अलावा मुझे लगा था पहले अटेम्प्ट में एंथ्रोपोलॉजी मेरा पीसीएस में शायद वीक पॉइंट था, लेकिन जैसा मैंने बताया मैंने सर से बात करी, सर का फाउंडेशन बैच भी लिया मैंने, तो मतलब मुझे लगा कहते ठीक है। तो उसके अलावा मैंने कहते इस बार कहते एंथ्रोपोलॉजी में स्पेसिफिकली मैंने ध्यान दिया है कि उसमें नंबर कैसे बढ़ाया जाए, और आई एम प्रीटी श्योर, मतलब मुझे ऐसा फेथ है कि एंथ्रोपोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरे सिलेक्शन में। उसके अलावा मुझे लगता है कहते कि जो मेरा कुछ वीक पोर्शन थे, जैसे कि उस टाइम पे जब मैंने मेंस दिया था तो कहते बहुत से कहते मैंने यूपी के क्वेश्चन छोड़ दिए थे। इस बार दो उतना अच्छे से नहीं कर पाया, क्योंकि कहते यूपीएससी का मेंस था, उसके अगले दिन छुट्टी थी, जो कि मुझे यहाँ से कहते प्रयागराज ट्रेवल करना था, उसके बाद सीधा यूपीपीसीएस का मेंस आ गया। बट तब भी मैंने जो बीच का समय मिला था मुझे, और जो भी कहते हैं GS1 GS2 GS3 GS4 के टाइम पे समय मिला मुझे, मैंने सिर्फ यूपी का पढ़ा, क्योंकि यूपी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एक मेरे लिए ना अटेम्प्ट करना उस टाइम पे एक वो स्टम्बलिंग ब्लॉक था, जिससे मेरे शायद में लगता है कि मेरे नंबर कम आए। लेकिन इस बार मैंने यूपी के क्वेश्चन कैसे भी अटेम्प्ट करे, मैंने अटेम्प्ट करे। तो ये 3 मेरी खामियां थी। सर आपका क्या है? सर मेरी खामियां प्रीलिम्स में मैं शुरू में फेल हुआ था, तो उसमें मैं ये सोचता था कि पूरा सिलेबस, जैसे इन्होंने कहा पूरा सिलेबस तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रीलिम्स को लेके मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल होती है कि आप करंट अफेयर कहीं से पढ़िए, एक आपको फुल सोर्स करना है, लेकिन बेसिक्स पे आपका कमांड बहुत होना अच्छी बात है। मतलब सारी कहानी फेल हम तब होते हैं जब हम बेसिक्स पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाते। द डे वी विल डू दैट तो हमारा सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा प्रीलिम्स में। और जहां तक सर मेंस की बात है कि मेंस में आंसर राइटिंग तो करना ही करना है, और कोशिश है करनी है कि जितना ज्यादा हम सिलेबस तक पहुंच सके। एक हम फुल फ्लेजेड अगर हम तरीके से करें, जैसे कि संतोष सर लेवल ऑफ आईएएस में जब हमें पेपर टू पेपर थे पूरा ही कराते थे सर वो, तो एक एक सवाल, तो जैसे हम पेपर देने जाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि 20 में से 12 सवाल आ रहे हैं, 11 सवाल आ रहे हैं बहुत लोगों को, लेकिन लकली हमारी कंडीशन होती थी कि 15 सवाल 14 सवाल तक हम टच कर ले जाते थे, वो जो हमारे चीजें पढ़े हुए होते थे। ये 2 चीज है। और सर इंटरव्यू की कहानी है कि सर इंटरव्यू में तो बहुत हद तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। मैंने अपना यूपीएससी का इंटरव्यू इसीलिए बर्बाद कर दिया कि मुझे लगा कि यार मेरा सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आ गई, इसका तो मेरी तैयारी नहीं है, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि फाइनल सेक्शन में मेरा कल 5 नंबर से रुका है। तो अपने आप को कभी नीचा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन ही ऐसी है। इन्होंने कहा कि यूपी इन्होंने पूरा नहीं पढ़ा, या इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स पूरे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन फिर भी इनको एसडीएम मिल गया। तो जो हमारे पास है उसी को बेस्ट करना है, मतलब जो जितना हमने कर लिया वो बेस्ट है, ये हमें थोड़ा सा बिलीव होना चाहिए अंदर, क्योंकि प्रिपरेशन उतने में हो जाएगा काम, ये बिलीव होना चाहिए, चाहे वो तीनों प्रोसेस में, प्री मेंस इंटर, वो तीनों साइकिल में। आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आंसर राइटिंग करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? और करंट अफेयर के क्वेश्चन ये है कि आप जब न्यूज़पेपर बहुत सारे पढ़ते हैं, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे? और न्यूज़पेपर में जैसे नॉर्मल कोई स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या फिर कोई न्यूज़पेपर व्यक्ति कोई भी पढ़ रहा है, तो वो पहले थोड़ी चीजें आगे की पढ़ता है, फिर बॉलीवुड पे चला जाता है, स्पोर्ट्स पे चला जाता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की मतलब न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और कैसे जल्दी से जल्दी उससे आउटकम लिया जा सकता है? नहीं तो न्यूज़पेपर को लेकर बैठ रहा हो 4 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, बहुत बड़ा पेपर होता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा बताओ। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, और उसके अलावा ऐसा है कहते हैं कि मेरी जो प्रिपरेशन है हमेशा सिंक रही है संतोष सर के करंट अफेयर बैच से। तो क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने सर ने बोला था कि आधा घंटा से लेके 45 मिनट्स तक यू हैव टू गिव टू, मतलब यू हैव टू गिव दिस टाइम टू न्यूज़पेपर, और उतने में जो फ्रंट पेज है और उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कहते हैं सेकंड थर्ड लास्ट पेज पे आती है,
उसके अलावा क्या कहते हैं एडिटर, जो एडिटोरियल्स आते हैं जो मेरे वो। तो ये 3 चीजें तो मेरी फोकस में रहती थी हमेशा। फ्रंट पेज में नेशनल्स आ गया, इंटरनेशनल भी आ जाता था मतलब कभी कभी, और उसके अलावा ये एडिटोरियल और ये, तो मैं ये 3 पढ़ता था और मैं कोशिश करता कि 40 to 45 मिनट्स खत्म हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो 1 घंटे तक एक्स्ट्रा करते थे, पर उससे ज्यादा कभी नहीं मैं। उसके अलावा कहते मैं कभी किसी के नोट्स नहीं बनाता था, मुझे पता था कि सर वो एट द एंड ऑफ द वीक करा ही देंगे करंट अफेयर में। उसके अलावा या तो अगर उसमें नहीं कराएंगे तो वो कहते कंपाइलेशन, जैसे कि प्रीलिम्स का कोई वो पूरा जैसे बैच हुआ है जिसमें मैं ज्वाइन किया हूँ, अभी वो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है उसमें कहीं ना कहीं वो सर पढ़ा ही देंगे। तो बस मुझे एक बार बैक ऑफ द माइंड ये याद रखना है कि मैं न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहा हूँ। जैसे आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई की अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई, मैंने पढ़ लिया, हाँ ये हुआ। या फिर कोई जो फैक्शन को भी लेके कहते हैं, जो इलेक्शन रिजर्वेशन ऑफ मतलब अलॉटमेंट, जो उसमें जो भी न्यूज चल रही थी वो मैंने पढ़ी, मुझे याद आएगी। अब सर क्या कहते हैं उसके बाद कहते हैं करंट अफेयर्स में वो रिवाइज करा देंगे और उसके नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे। तो मेरा तो ऐसा रहता था और मैंने मतलब हमेशा से ऐसे ही फॉलो किया है। उसके अलावा मैंने कभी किसी के नोट्स नहीं बनाए और ऐसे ही मैंने न्यूज़ पढ़ा हुआ। सर आंसर राइटिंग के लिए कैसे? सर आंसर राइटिंग के लिए सर भी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी मेरी, कि पहले तो संतोष सर की ही क्लासेस से मैंने बहुत हद तक पूरा अपना एक बेसिक प्रोफार्मा तैयार कर लिया कि बेसिक हमारे पास क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद आंसर लिखना शुरू किया। तो मेरे आंसर्स मैं फ्रेंड्स के साथ मिलकर लिखता था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, लकली वो लोग भी कंटिन्यूअस मेंस लिख रहे थे, बट उस आंसर में एक गैप था। वो गैप ये था कि मेरा आंसर बहुत स्टैटिक हो जाता था, बहुत लाइवली नहीं होता था, क्योंकि आंसर को थोड़ा सा आपको स्टैटिक प्लस करंट के साथ मिक्स करके लिखना होता है स्कोर अच्छा करने के लिए। तो जीएस के साथ तो मैंने नहीं, लेकिन हाँ आप किसी मतलब या तो जीएस या तो ऑप्शनल में ये स्ट्रेटजी आपको डेवलप करनी होती है। आप एक जगह कर लेंगे तो दूसरी जगह हो जाएगा अपने आप। तो ये मैं जैसे इस बार पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं सरस्वती आईएएस है, राजेश मिश्रा सर पढ़ाते हैं, उनके पास में गया। संतोष सर ने गाइड किया कि आप उनके पास जाइए। उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने मेरे आंसर को लाइवली बनाना शुरू किया। जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बता रहे हैं, तो इसको कैसे अपने आंसर्स में ऐड करना है। तो आंसर लिखने का सिंपल स्ट्रेटजी है कि आप बेसिक सोर्स पहले प्रिपेयर कर लें, जितना भी बेसिक सोर्स आपका, लेकिन बेसिक सोर्स के साथ आपको थोड़ा सा आंसर को लाइवली बनाना है। लाइवली बनाने के लिए आपको करंट की चीजें उसमें डालनी पड़ेगी। ये 2 चीजें एक साथ करनी है। और चलिए लगभग मुझे लगता है सारी चीज कवर हो गई। अगर कुछ छूटता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए। और लास्ट में सर मैं जानना चाहूंगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों के इस इंटरव्यू को देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं कि हमें भी ऑफिसर बनना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, उन लोगों के लिए आपके फाइनल मैसेज क्या होंगे? या फिर आपको लगता है ऐसा कुछ हम पूछना भूल गए जो आपको लगता है कि आपकी जर्नी में ऐसी चीजें हुई हो जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो, आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है बच्चों के साथ कन्वे करना, तो आप लोग वो बताइए। और आपके लास्ट में क्या मैसेज रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? डेडिकेटेड रहिए, विल पावर अपनी अच्छी रखिए, हैव फेथ इन गॉड, बिकॉज अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं तो यू नीड ऑल दीज थिंग्स, और कहीं ना कहीं तो हो जाता है। बिकॉज रिजल्ट से 2 दिन पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ आई हैव फेथ इन गॉड, एंड मतलब ठीक है जो है मर्जी है उनकी, ऊपर वाले की जो भी मर्जी है, बट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हाँ आप मेहनत करते रहेंगे तो हो जाएंगे कहीं ना कहीं। सर आपके क्या? सर मेरा सिंपल सा ये कहना है कि अगर हमने प्रिपरेशन करने को सोचा है तो इस सोचना ही अपने आप में 99% लोगों से तो आप बेटर हो गए, मतलब अलग हो ही गए। बस अब आपको 1% जो हो इसको थोड़ा सा और बेटर करना है। तो अब वो बेटर करने के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन एक लौती ऐसी प्रिपरेशन है, मुझे लगता है एक लौता ऐसा एग्जाम है पूरे कंट्री में जहां आपका पास्ट एक्सपीरियंस मैटर ही नहीं करता। आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो क्लास 12th में बहुत कम स्कोर आया है, उनका हो सकता है कई बार लोग फेल हो जाते हैं, ग्रेजुएशन बहुत अच्छा कॉलेज से नहीं किया हुआ है, लेकिन सब पास कर ले जाते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन आपको एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देती है, क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, बहुत एक जनरलिस्ट नॉलेज हर चीज की आपको चाहिए होती है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो क्लास 12th में बहुत कम स्कोर आया है, उनका हो सकता है कई बार लोग फेल हो जाते हैं, ग्रेजुएशन बहुत अच्छा कॉलेज से नहीं किया हुआ है, लेकिन सब पास कर ले जाते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन आपको एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देती है, क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, बहुत एक जनरलिस्ट नॉलेज हर चीज की आपको चाहिए होती है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, सोच रहे हो, तो यही बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को कमजोर नहीं समझना है कि हम बहुत छोटे कॉलेज से हैं, बड़े कॉलेज से हैं, अच्छा भी नहीं समझना है। एक मोटिवेशन के साथ लगे रहना है, वो जो जिद वाली बात है उसको करते रहना है, तो अपने आप हो जाएंगी चीजें। चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए, और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस, और बेस्ट ऑफ लक। आगे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसमें भी जल्दी सफलता हासिल करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर काफी अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से सर ने आप लोगों को गाइड किया, बहुत कुछ बताया अपनी जर्नी के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स, यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, आंसर राइटिंग को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर, बहुत सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं हर बार बोलता हूँ आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती है, मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप बता
बता सकते हो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में तहे दिल से आमंत्रित हैं। कुछ भी आपके मन में आता है हमारे इंटरव्यूज देखकर, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और क्या क्या कमियां है हमारे अंदर, क्या हमें सुधार करना चाहिए, वो सब चीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। खुले मन से बताइए, कोई वो नहीं है इसमें। तो चलिए यहाँ तक वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।